हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। मैं सुमन पटेल आपके अपने यूट्यूब चैनल ग्लोबल क्लासेस में एक बार फिर आपका स्वागत करती हूँ। अगर आप चैनल पर पहली बार हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि जो भी वीडियो मैं अपलोड करूँ सबसे पहले वो वीडियो आप तक पहुँचे। तो चलिए शुरू करते हैं क्लास। आज हम देखेंगे हिंदी प्रश्न पत्र का सेकेंड पार्ट देखेंगे। कल हमने आपको फर्स्ट पार्ट बताया था जिसमें हमने 5 क्वेश्चन क्लियर किए थे। आज देखेंगे छठा नंबर क्वेश्चन। तो छठा नंबर आपका क्वेश्चन और देखिएगा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वायरल पेपर है। ये जो है आपका वायरल पेपर है, तो आप इस चीज़ को ध्यान में रख के इसको पढ़िएगा। तो प्लीज़ वीडियो को स्किप मत करिएगा, ध्यान से देखिएगा क्योंकि ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल वीडियो है। छठा नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद करिए। निम्नलिखित का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद करना है आपको। तो देखिएगा, इसको ध्यान से देखिएगा और समझने का प्रयास करिएगा इसको। ये वीडियो हमने आपको इस टॉपिक पे वीडियो आपको बना के पहले भी दिया है और सेम टॉपिक है। तो प्लीज़ इसको आप पिछला वीडियो भी देख सकते हैं और ये भी मैंने जो भी आपका हिंदी से रिलेटेड वीडियो डाला है तो प्लीज़ उसको देख लीजिएगा क्योंकि वो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्प देगा। तो देखिएगा यहाँ पे, अब ये जो है आपका क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है कि इयं नगरी विविध धर्माणां संगम स्थली महात्मा बुद्ध तीर्थंकर पार्श्वनाथ शंकराचार्य कबीर गोस्वामी तुलसीदास अन्य च बहवः महात्मानः अत्रागत्य स्वीयान् विचारान् प्रसारयन् न केवल दर्शने साहित्ये धर्मे अपि तु कलाक्षेत्रेऽपि इयं नगरी विविधानां कलानां शिल्पनाच कृत्ये लोके विश्रुता अत्रित्या प्रस्तमूर्तया प्रचिता इयं निजा प्राचीन परंपराम इदानीमिति परिपालयति। ये जो है आपका यहाँ तक ये आपसे देगा आपके पेपर में। अब आपको करना बस यही है कि यहाँ से आपको संदर्भ लिख लेना है क्योंकि हमसे संदर्भ सहित व्याख्या मांगा गया है। क्वेश्चन में बोला है कि संदर्भ सहित व्याख्या करिए। तो आप क्या करेंगे, संदर्भ कर लेंगे कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड के वाराणसी पाठ से लिया गया है। देखिए, जब भी संस्कृत देगा तो आपको लिखना है संस्कृत खंड के किस पाठ से लिया गया, तो वाराणसी पाठ से लिया गया है। अब अनुवाद करेंगे तो यहाँ पे अनुवाद आपका हो जाएगा कि यह नगरी विविध धर्मों के मिलन का स्थान रही है। महात्मा बुद्ध तीर्थंकर पार्श्वनाथ शंकराचार्य कबीर गोस्वामी तुलसीदास और दूसरे बहुत से महात्माओं ने यहाँ आकर अपने विचारों को फैलाया। न केवल दर्शन साहित्य और धर्म में ही अपितु कला के क्षेत्र में भी यह नगरी विविध कलाओं और शिल्पों के लिए संसार में प्रसिद्ध है। यहाँ की रेशम साड़ियाँ देश विदेश में सभी जगह पसंद की जाती हैं। यहाँ की पत्थर की मूर्तियाँ प्रसिद्ध हैं। यहाँ अपनी प्राचीन परंपरा का इस समय भी पालन कर रही हैं। यह जो है प्राचीन परंपरा का इस समय भी पालन कर रही हैं। तो ये जो है आपका छठा क्वेश्चन इस प्रकार से पूछेगा। तो अब आप इसको ध्यान से देख लेंगे और इसको समझ लेंगे। ठीक है बच्चों, अब देखिएगा छठा तो आपका हो गया। अब सातवां क्वेश्चन आपका पूछेगा, क्या पूछेगा कि देखिए, सातवां क्वेश्चन आपसे पूछेगा, सातवां का क पूछेगा, ख ऐसे करके पूछेगा। तो सातवां का क पूछेगा, अपनी पाठ्य पुस्तक के से कंठस्थ किया हुआ कोई श्लोक लिखिए जो इस प्रश्न में न आया हो, जो आपके प्रश्न पत्र में न दिया गया होगा श्लोक, न जो आपको कंठस्थ याद होगा वही आप उसको लिखना है आपको। ठीक है, अब आगे देखिएगा, ख दिया गया है कि निम्नलिखित में से किन्हीं 2 प्रश्नों का उत्तर संस्कृत में दीजिए। आपको क्या करना है, निम्नलिखित में से किसी 2 प्रश्न का उत्तर जो है संस्कृत में देना है। तो इसमें आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, देखिएगा ये 1-1 नंबर का होगा आपका क्वेश्चन। वीर केन पूज्यते श्वेत केतु कह आशित चंद्रशेखर का आशित वाराणसी नगरी कीमत प्रसिद्धा। वाराणसी नगरी जो है वो क्यों प्रसिद्ध है। भारतीय संस्कृति मूल किम अस्ति। ठीक है, तो ये आपको क्या करना है, इस 5 क्वेश्चन को आप तैयार कर लीजिएगा क्योंकि इसमें से 3 क्वेश्चन तो आपका बिल्कुल फिक्स है कि आएगा ही आएगा। तो इस क्वेश्चन को आप याद कर लीजिए क्योंकि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये वायरल पेपर है आपका। तो प्लीज़ आप इसको ध्यान में रखिएगा, बिल्कुल ये मत सोचिएगा, हल्के में मत लीजिएगा इसको क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब देखिएगा 8वां क्वेश्चन। 8वां क्वेश्चन आपसे क्या पूछेगा, 8वां क्वेश्चन आपसे कहा जाएगा कि हास्य अथवा करुण रस की परिभाषा लिखिए तथा एक उदाहरण दीजिए। देखिए, अगर आप हास्य और करुण रस की परिभाषा लिख देते
तो देखिएगा यहाँ पे आपको क्या करना है, हास्य रस अथवा करुण रस की परिभाषा तथा उदाहरण लिखिए। अब हास्य रस अगर आपसे पूछ रहा है तो हास्य रस की परिभाषा आप क्या लिख सकते हैं, तो हास्य रस के बारे में आप लिख सकते हैं कि विकृत वेशभूषा, क्रियाकलाप, चेष्टा या वाणी देख सुनकर मन में जो विनोद जन्य उल्लास उत्पन्न होता है उसे हास्य रस कहते हैं। हास्य रस किसे कहते हैं, तो जो विकृत वेशभूषा, क्रियाकलाप, चेष्टा या वाणी देख सुनकर मन में जो विनोद जन्य उल्लास उत्पन्न होता है उसे हास्य रस कहते हैं। हास्य रस का स्थायी भाव होता है हास। उदाहरण में आपको उदाहरण भी देना है तो उदाहरण में आप लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं, जो आपको कंठस्थ याद होगा उसको लिख लीजिएगा। जैसे कि एक उदाहरण है, आप सुन लीजिएगा इसको कि जेहि दिशि बैठे नारद फूली, सो दिशि तेहि न विकोली भूली, पुनि पुनि मुनि उकसहि अकुलाही, देखि दशा हरिगण मुस्काही। ठीक है, तो यहाँ पे जो अस्थाई भाव हास का आलंबन वानर रूप में नारद जी द्वारा आशक, दर्शक, श्रोता, उद्दीपन, नारद की आंगिक चेष्टाएं जैसे उकसना, अकुलना, ये सब जो भी चीज़ें हैं यहाँ पे हास्य रस है। ठीक है, तो आपको हास्य रस का परिभाषा लिखना है और उसका एक उदाहरण लिखना है। अब करुण रस की बात करें तो करुण रस क्या होता है, करुण आप उसको सुन करके ही आपको समझ में आ रहा होगा कि करुण रस होता क्या है। करुण रस का मतलब होता है दुख या शोक। दुख तथा शोक की संवेदना बड़ी गहरी और तीव्र होती है। यह जीवन के सहानुभूति का भाव विस्तृत कर मनुष्य को भोग भाव से धना भाव की ओर प्रेरित करती है। करुणा से हमदर्दी, आत्मीयता और प्रेम उत्पन्न होता है, जिससे व्यक्ति परोपकार की ओर उन्मुख होता है। इस विषय वस्तु हानि, अनिष्ट वस्तु का लाभ, प्रिय का चिर वियोग, अर्थ हानि आदि से जहाँ शोक भाव की परिपुष्टि होती है वहाँ करुण रस होता है। करुण रस का अस्थायी भाव शोक होता है। ठीक है, अगर आपको इसका उदाहरण लिखना हो तो आप लिख सकते हैं कि शोक विकल एव रोहमी रानी, रूप शिलुबल तेज बखानी, करही विलाप उनके प्रकारा, परही भूमि तल बरही बारा। आप जो है करुण रस के बारे में लिख सकते हैं। अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चले तो ये ख है, रूपक अथवा उत्प्रेक्षा अलंकार लक्षण, अलंकार का लक्षण उदाहरण सहित लिखिए। देखिएगा ये भी आपसे 2 नंबर का पूछेगा। अगर रूपक अलंकार की बात करें तो रूपक अलंकार जहाँ उपमेय में उपमान का निषेध रहित आरोप हो, अर्थात उपमेय और उपमान को एक रूप कह दिया जाए, वहाँ रूपक अलंकार होता है, ये ध्यान रखिएगा। अगर हम उदाहरण की बात करें तो उदाहरण आपका हो जाएगा कि बीती विभावरी जाग रही, अंबर पनघट में डूबो रही, तारा घट उषा नागरी। समझ रहे हैं बात को। अगर हम बात करें उत्प्रेक्षा अलंकार की तो उत्प्रेक्षा अलंकार कहाँ होता है, जहाँ उपमेय में उपमान की संभावना व्यक्त की जाए वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। इसमें जनु, मनु, मानो, जानो, ईव जैसे वाचक शब्दों का प्रयोग होता है। उत्प्रेक्षा के 3 भेद होते हैं, लेकिन आपको ये उत्प्रेक्षा के भेद नहीं बताने हैं, बस आपको उत्प्रेक्षा अलंकार का जो है डिफिनीशन लिखना है, आप उसको लिख लीजिएगा। ठीक है बच्चों, अब आगे आपसे पूछा है कि सोरठा अथवा रोला छंद के बारे में आपसे पूछा है। सोरठा अथवा रोला छंद के बारे में पूछा है, उसमें आपको एक उदाहरण भी देना है। तो सोरठा और रोला छंद जो होता है वो क्या होता है, आप इसके बारे में लिख लेंगे। ठीक है बच्चों, देखिएगा इसको आप वीडियो को स्किप मत करिएगा क्योंकि ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा जो है इम्पॉर्टेंट है। ये वायरल मॉडल पेपर है तो प्लीज़ इसको आप स्किप मत करिएगा। अगर हम सोरठा की बात करें तो सोरठा आपका हो जाएगा कि यह भी अर्धसम मात्रिक छंद है। यह दोहा का विलोम है। इसके प्रथम व तृतीय चरण में 11-11 और द्वितीय व चतुर्थ चरण में 13-13 मात्राएं होती हैं। ठीक है, जैसे अगर उदाहरण कहें तो उदाहरण आपको हो जाएगा कि सुनी केवट के बैन प्रेम लपेटे अटपटे, बीएसए करुणा एन चितई जानकी लखन तन। ये जो है आपका हो जाएगा, ये हो जाएगा सोरठा। अगर रोला की बात करें तो रोला आप देख लीजिएगा या फिर कहेंगे तो आपको बता भी देंगे। तो रोला जो है ये है आपका कि यह एक सममात्रिक छंद है। इसमें 4-4 चरण होते हैं। इसके प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती है। चरण के अंत में 2 गुरु होते हैं। लघु और गुरु किसे कहते हैं, देखिएगा ये जो है आपका लघु होता है, ये जो होता है आपका गुरु होता है। ठीक है बच्चों, ऐसे करके आपका होता है, तो आप इसको समझ जाइएगा। देखिएगा ऐसे लघु और गुरु आप पहचान लीजिएगा। चलिए देखते हैं
आगे की तरफ चलते हैं। अब आगे आपसे क्वेश्चन 9वां नंबर क्वेश्चन देखेंगे कि 9वां नंबर आपका क्वेश्चन क्या बन रहा है। तो 9वां नंबर क्वेश्चन है आपका कि निम्नलिखित उपसर्गों में से किन्हीं 3 के मेल से एक एक शब्द बनाइए। अब देखिएगा उपसर्ग की बात कर रहा है, यानी कि इसके पहले जो शब्द लगा करके आप बना सकते हैं उपसर्ग। अब अनु में अगर आपको क्या करना है, किन्हीं 3 के मेल से आपको जो है शब्द बनाना है, तो आप यहाँ पे शब्द किन्हीं 3 के मेल से एक एक शब्द बनाइए। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे 3 के मेल से एक एक शब्द बनाना है, तो किसी 3 को आप बना लेंगे। जैसे कि अनुमान हो गया, अपमान हो गया, अभिमान हो गया, ठीक है, ऐसे आप बना लेंगे। अब ख की बात करें तो ख जो है निम्नलिखित प्रत्ययों में से किन्हीं 2 प्रत्ययों का प्रयोग करके एक एक शब्द बनाइए। 2 प्रत्ययों का प्रयोग करना है आपको। अगर पन की बात करें तो पन में हम ऐसा क्या उपसर्ग लगाएं कि जो है एक शब्द बन जाए। यहाँ पे प्रत्यय दिया गया ना, प्रत्ययों में से किन्हीं 2 प्रत्ययों का प्रयोग करके। देखिए उपसर्ग यानी कि शुरू का जो है दे दिया गया है, अंत में आपको कुछ जोड़ना है। और प्रत्यय की बात करें तो अंत का दे दिया गया है, आपको शुरू में कुछ जोड़ना है। जैसे यहाँ पे देखिएगा हमको क्या करना है कि 2 का प्रयोग करके अपनापन हो सकता है आपका, ठीक है, अपनापन, बचपन हो सकता है। जैसे कि ता की बात करें तो ता में आप कुछ ऐसा जोड़ दीजिए जो ता बन जाए। जैसे कि मान की बात करें तो अभिमान, ठीक है, करवट, स्वाधीनता हो जाएगा आपका, 5वां हो जाएगा, 6वां कुछ भी हो सकता है। यहाँ पे वा की बात करें अमरत्व हो जाएगा, ठीक है। तो आपको बस 2 ही करना है, आप 2 कर लीजिएगा। फिर देखिएगा यहाँ पे निम्नलिखित में से किन्हीं 2 का समास विग्रह कीजिए तथा समास का नाम लिखिए। आचार विचार, आचार और विचार, नवग्रह, 9 तथा 9 ग्रह, 9 को अलग कर दीजिएगा, ग्रह को अलग कर दीजिएगा। अष्टग्रह मतलब 8 ग्रह। यहाँ पे प्यारा 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 और प्यारा ऐसे हो सकता है आपका कि। और घ जो है निम्नलिखित में से किन्हीं 2 के तत्सम रूप लिखिए। निर्गुण, मीत, आशु, उच्चारण, इसको आप देख लीजिएगा। 1-1 नंबर का ये भी क्वेश्चन है। अंगा देखेंगे कि निम्नलिखित में से किन्हीं 2 शब्दों के 2-2 पर्यायवाची शब्द लिखिए। 2 शब्दों के आपको 2-2 पर्यायवाची शब्द लिखने हैं। विष्णु, हाथी, यमुना, मोर, किसी 2 का आपको पर्यायवाची लिखना है। अगर बात करें हाथी की तो हाथी का आपका हो जाएगा गज, मतंग और नाग। हाथी का आपका हो जाएगा गज, मतंग और नाग, ठीक है, हाथी का। और मोर की बात करें तो मोर का हो जाएगा मयूर, नीलकंठ और आपका तीसरा हो जाएगा केकी। शिखी भी होता है। आप 3 बहुत है, 3 लिख लीजिएगा, लेकिन इसमें से 2-2 बोला है तो 3 हमने लिख दिया, 1-1 अधिक ही लिख दिया है। अब देखिएगा निम्नलिखित में से किन्हीं 2 में संधि कीजिए और संधि का नाम लिखिए। जैसे लि आदेश है, मातृ आज्ञा है, लि प्लस आदेश है, मातृधन आज्ञा, प्रतिधन एकम और मधुधन अरि, ठीक है। तो ये देख लीजिएगा आप क्वेश्चन। अब चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है आपका, अब ख 10वां का ख देखेंगे कि निम्नलिखित शब्दों के रूप चतुर्थ विभक्ति एक वचन में लिखिए। मति अथवा फल, मधु अथवा नदी, ये आप देख लीजिएगा। अब देखिएगा ग निम्नलिखित में से किसी एक की धातु लकार पुरुष तथा वचन का उल्लेख कीजिए। पठताम, हशेम, असहाव, अहशाव, हशिष्यावह। इसमें से आपको क्या करना है, निम्नलिखित में से किसी एक धातु लकार पुरुष तथा वचन का उल्लेख कीजिए। जैसे पट्टाम, हसीम जो है ये आपका हो जाएगा। आप देखिएगा घ निम्नलिखित में से किन्हीं 2 वाक्यों का संस्कृत में अनुवाद कीजिए। कल मैं विद्यालय जाऊंगा, वाराणसी गंगा के पावन तट पर स्थित है। तुम अपने को वीर मानते हो, हमें देशभक्त होना चाहिए। इसको आपको क्या करना है, संस्कृत में इसका अनुवाद करना है। अब 11 नंबर क्वेश्चन देखेंगे कि निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर निबंध लिखिए। स्वदेश प्रेम। अब आप निबंध तो आप लिख ही सकते हैं। और देखिएगा ये पूरे 6 नंबर का है। अगर आप निबंध बहुत अच्छे से लिख लेते हैं तो ये पूरे 6 नंबर का बनेगा, ठीक है। और दूसरा देखेंगे कि प्रदूषण की समस्या। प्रदूषण की समस्याएं क्या क्या हैं, आपको पता है कि प्रदूषण की समस्याएं क्या होती हैं। जैसे कि अगर हम छोटा छोटा टॉपिक अगर देखें सिंपली में, सबसे पहले तो प्रदूषण की समस्या में आप एक प्रस्तावना लिख दीजिएगा। और दूसरा उसके जो है प्रदूषण की समस्या के कारण क्या क्या हैं आप वो लिख दीजिएगा। कौन कौन प्रदूषण के कारण क्या क्या है, जैसे कि ध्वनि प्रदूषण है, वायु प्रदूषण है, जल प्रदूषण है, मृदा प्रदूषण है। आप इन सबका एक हेडिंग बना करके लिख दीजिएगा कि किन किन कारणों से जो है ये प्रदूषण होते हैं और इसका निवारण क्या है। देखिए
कोई भी निबंध लिखने का एक अपना तरीका होता है। उस तरीके को अगर आप अपना रहे हैं तो आपको 6 में 6 नंबर मिलना ही मिलना है। जैसे कि मान लीजिए सबसे पहले आपने प्रस्तावना लिख दिया, उसके बाद से आपने उसके कारण लिख दिए, उसके बाद आपने जो भी कारण है वो कारण के बारे में लिखा आपने। जैसे कि उसके बाद से आपने 4 टॉपिक बनाए, जैसे कि ध्वनि प्रदूषण, जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण और मृदा प्रदूषण। 4 अगर आपने प्रदूषण लिखा है तो चारों का आप हेडिंग बना के बस उसमें 2-2, 3-3 लाइन लिखिए कि किस कारण वो होता है। प्रदूषण जो है कि मृदा प्रदूषण किस कारण होता है, वायु प्रदूषण किस कारण होता है, जल प्रदूषण किस कारण होता है और ध्वनि प्रदूषण किन कारणों से होता है। इसमें आप 2-2 लाइन लिख लीजिए। उसके बाद से लिख लीजिए निष्कर्ष या निवारण। तो देखिए एग्जामिनर देखेगा तो उसके अंदर भी ये भावना आएगी कि हाँ भाई बच्चा मेहनत बहुत ज़्यादा किया, तो चलो इसको, वो आपको 6 में 6 नंबर देगा। 100% की गारंटी है कि एग्जामिनर आपको देगा। अब देखिए विज्ञान वरदान है या अभिशाप है। सबसे इजी जो है ये, लगभग तीनों इजी है। अगर हम इसकी बात करें तो स्वदेश प्रेम, आपके अंदर जो भी देश के प्रति भावना है आप लिख सकते हैं, उसको आप बस हेडिंग बना के लिख लीजिए, वो आपका सबसे अलग हो जाएगा। फिर प्रदूषण की समस्या, ये आपको हमने टॉपिक बता दिया। अब विज्ञान वरदान है या अभिशाप, ये तो बहुत ही ज़्यादा मतलब एकदम इजी सा है। अगर आप अपने आसपास की चीज़ों को देखें तो आप विज्ञान को वरदान या अभिशाप बता सकते हैं कि वो वरदान है या अभिशाप है। कैसे? अगर सिंपली से आप बात ले लीजिए कि अगर विज्ञान को अगर हम देखें तो विज्ञान हमको सबसे पहले, सबसे छोटी चीज़ अगर हम लेके चले तो माचिस का ही ले लीजिए। ठीक, विज्ञान हमको माचिस दे रहा है तो माचिस का यूज़ हम किस तरीके से कर रहे हैं ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है। विज्ञान तो वरदान है क्योंकि वो विज्ञान ने हमें माचिस दिया है, इलेक्ट्रिक बल्ब दिया। अगर इलेक्ट्रिक बल्ब की बात करें तो अगर जब तक तो वो बल्ब जो है वो रोशनी दे रहा है जब तक, तब तक तो वो वरदान है। लेकिन उस बिजली से अगर हमको कोई क्षति होती है तो वो अभिशाप भी है, क्योंकि कहा जाता है ना कि अच्छाई के साथ बुराई जुड़ी होती है। एक ही सिक्के के 2 पहलू होते हैं, किसी की अच्छाई और उसकी बुराई। तो जो है विज्ञान वरदान है तो क्यों है और अभिशाप है तो क्यों है, आप इसको डिफाइन करके लिख दीजिए, आपका 6 नंबर बन जाएगा। अब यहाँ बात करें कि योग, शिक्षा, आवश्यकता और उपयोगिता, आपको किसी एक को ही लिखना है। मोबाइल फ़ोन से होने वाले दुष्परिणाम, तो ये भी आप लिख सकते हैं। ये तो बहुत ही ईजी है, ये आप कर ही लेंगे। तो देखिए बच्चों, ये रहा आपका जो है 2022 का वायरल पेपर। तो प्लीज़ इसको आप अपने दोस्तों के पास भी शेयर कर लीजिएगा और ख़ुद भी इसमें जो है आप तैयारी, क्योंकि आपके पास बिल्कुल भी टाइम नहीं बचा है। तो प्लीज़ अब आप थोड़ा सा भी डिले मत करिए पढ़ाई के साथ और इन चीज़ों पर खास ध्यान दीजिए। अब देखिएगा ये आपका 12 नंबर क्वेश्चन है और वो लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन दिया गया है कि स्वपठित खंड काव्य के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों में से किसी एक खंड के प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ये आपका 3 नंबर का क्वेश्चन बनेगा। देखिएगा, मुक्तिदूत खंड काव्य के आधार पर किसी प्रमुख घटना का उल्लेख संक्षेप में कीजिए। मुक्तिदूत खंड काव्य के प्रथम सर्ग की कथा वस्तु संक्षेप में लिखिए। लेकिन हमारे यहाँ पूछेगा क्वेश्चन लगभग में, जैसे देखिए हर जिले में अलग अलग खंड काव्य से जो है ना अलग अलग क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो हमारे यहाँ लगभग यही क्वेश्चन पूछा जाता है कि मेवाड़ मुकुट खंड काव्य के आधार पर महाराणा प्रताप का चरित्रांकन कीजिए। और ये जो मेवाड़ मुकुट खंड काव्य की कथा वस्तु संक्षिप्त में लिखिए, ये जो है हम जिले के हिसाब से पूछा जाता है क्वेश्चन। ये जो खंड काव्य होता है तो हमारे यहाँ तो यही पढ़ाया जाता है और यही लगभग एग्जाम में पूछा भी जाता है। तो आप प्लीज़ इसको दोनों क्वेश्चन को तैयार कर लीजिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, कल मिलते हैं अगले क्वेश्चन के साथ। तो प्लीज़ वीडियो, अगर आपकी तैयारी बिल्कुल भी नहीं हुई है ना अब तक भी, अब तो कोई चारा नहीं है, अगर आपने अब तक नहीं पढ़ा है तो आप पढ़ के करेंगे क्या। लेकिन फिर भी अगर आप 70 में अगर कम भी लाएंगे ना तो 50 नंबर तो ला ही लेंगे। अगर आप वीडियो देख लेते हैं पूरा तो आपका हम गारंटी दे रहे हैं कि आप अगर आपने बिल्कुल नहीं पढ़ा है और आपने पढ़ा है और वीडियो देखेंगे तो 70 में 70 आपके आने ही आने हैं। क्योंकि ये 100% की गारंटी है हमारी कि अगर आपने पहले से थोड़ी सी भी मेहनत की है तो ये वीडियो आपको 100% दे के जाएगा। तो प्लीज़ आप अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए और जो नहीं पढ़ पाया है अब तक उसके पास भी शेयर करिए ताकि उसको थोड़ी बहुत हेल्प मिल जाए। तो आज के लिए बस इतना ही, कल मिलते हैं अगले क्वेश्चन के साथ। कल जो है हम बहुत ही अच्छा टॉपिक देंगे जो आपको एग्ज़ाम में जाने से पहले बहुत ज़्यादा हेल्प देगा। तो प्लीज़ वीडियो को देखे बिना आप एग्ज़ाम में मत जाइएगा। चलिए आज के लिए बस इतना ही, कल मिलते हैं अगले क्वेश्चन के साथ, अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।